समय पहले भारत के पश्चिमी तट पर एक महान नदी के चौड़े मुहाने पर एक छोटा सा गांव बसा था। वो गांव नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ था और वहां की हवाओं में समुद्री नमक की खुशबू बसी रहती थी। इसी गांव में अरिण नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो ना तो धन में पैदा हुआ था, ना ही उसके हाथ में तलवार थी या वो पुराने योद्धाओं की तरह कवच पहनता था। उसका जीवन बहुत साधारण ढंग से शुरू हुआ था, मिट्टी और पानी से आकार पाता हुआ। अरिण एक कुम्हार का बेटा था। बचपन से ही उसके हाथ लाल मिट्टी से सने रहते थे। उसके दिन चाक घुमाने, मिट्टी के भारी ढेर उठाने और जलते भट्टे में बर्तन पकाने में बीतते थे। भोर होते ही वो कटोरियों और घड़ों के ढेर पास के बाजारों तक ले जाता, राहगीरों और गांव वालों को आवाज देकर अपना माल बेचता। काम ईमानदार था, पर बहुत थकाने वाला। इससे परिवार का पेट भरता था, पर इसमें बदलाव या किसी बड़े भविष्य का वादा नहीं था। फिर भी अरिण के भीतर एक ऐसी भूख थी जिसे न मिट्टी मिटा सकती थी, न सिक्के। हर शाम जब दिन का श्रम समाप्त हो जाता, वो नदी के किनारे चला जाता, जहां मीठा पानी विशाल समुद्र से मिलता था। वहां वो चुपचाप बैठकर व्यापारिक जहाज़ों को गांव के पास से गुजरते हुए देखता। उनके ऊंचे मस्तूल आकाश को चीरते से लगते थे और ढलते सूरज की रोशनी में उनके चौड़े पाल लाल और सुनहरे रंग में चमक उठते थे। रस्सियों की चरमराहट और समुद्री पक्षियों की पुकार उसके दिल को हिला देती थी। जैसे जैसे जहाज खुले समुद्र की ओर बढ़ते, अरिन अपने भीतर एक अनजाना खिंचाव महसूस करता। वो दूर दराज की धरती की कल्पना करता, जहां हवा की खुशबू अलग होती और लोग अजीब सी भाषाएं बोलते। वो पत्थरों से बने नगरों, दुर्लभ वस्तुओं से भरे बाजारों और ऐसे समुद्रों के बारे में सोचता जो मनुष्यों के साहस की परीक्षा लेते हैं। जहां दूसरे लोग परिचित रास्तों से संतुष्ट होकर घर लौट जाते, वहीं अरिण किनारे बैठा क्षितिज को ताकता रहता, उस अनजान दुनिया का स्वप्न देखते हुए जो उसके परे फैली थी। एक वर्ष ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई। गांव के आसपास के खेत तेज धूप में फटने लगे। बाजार सूने पड़ गए, सिक्के दुर्लभ हो गए और ईमानदार मेहनत भी अब स्थिर जीवन का भरोसा नहीं दे पा रही थी। अरिण ने अपने पिता को उन बर्तनों को बेचने के लिए जूझते देखा जो कभी पल भर में बिक जाया करते थे। तभी अरिण को समझ आया कि इंतजार करने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर उसका जीवन आगे बढ़ना था तो उसे स्वयं उसे आगे ले जाना होगा। स्थिर मन से उसने एक कठिन निर्णय लिया। उसने अपना छोटा सा कच्ची ईंटों का घर बेच दिया, जानी पहचानी गलियों को अलविदा कहा और जो थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठी हो सकी उसे साथ ले लिया। उस धन से उसने साधारण व्यापारिक वस्तुएं खरीदी, सलीके से मुड़ा हुआ सूती कपड़ा, खुशबूदार मसालों की छोटी थैलियां और अपनी ही बनाई हुई मिट्टी की दियों की कतारें। वे साधारण चीजें थीं, पर अरिन को विश्वास था कि दूर की धरती पर साधारण चीजों का भी मूल्य होता है। जब प्रस्थान का दिन आया, वो पश्चिमी समुद्रों की ओर जाने वाले एक व्यापारिक जहाज पर चढ़ा। लकड़ी का डेक उसके पैरों के नीचे अजनबी सा लगा और नमक की गंध से भरी हवा उसके फेफड़ों में भर गई। जैसे ही पाल उठे और किनारा धीरे धीरे पीछे छूटने लगा, उसका हृदय कांप उठा। भय ठंडी हवा की तरह उसे लपेट रहा था, पर उत्साह की आग भी उतनी ही तेज जल रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी दृष्टि फैलते हुए समुद्र पर टिकी रही, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने पीछे देखा तो शायद उसका साहस टूट जाए। समुद्र ने उसे बसने का समय नहीं दिया। यात्रा के कुछ ही दिनों बाद बिना चेतावनी के काले बादल घिराए, आकाश काला पड़ गया और समुद्र क्रोध से उफनने लगा। लहरें पत्थर की दीवारों की तरह जहाज से टकराने लगी और हवा रस्सियों में जीवित प्राणी की तरह चीखने लगी। नाविक चिल्लाने लगे, कुछ घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे, कुछ भय से रो पड़े। अरिण के भीतर आतंक उमड़ आया, पर वो जड़ नहीं हुआ। उसने खुद को मस्तूल से बांध लिया, पैर जमाए और बिना हिचक आदेशों का पालन किया। जब पाल फट गए तो उसने खून बहाते हाथों से खींचकर उन्हें बांधा। जब पानी डेक पर भरने लगा तो वो दल के साथ मिलकर उसे समुद्र में वापस ढकेलने लगा। 3 अंतिमहीन दिन रात तक तूफान ने जहाज को पीटा, लकड़ी, रस्सियों और इंसानी हिम्मत की परीक्षा ली। आखिरकार हवा थमी और लहरें शांत हो गईं। आकाश साफ हो गया और फीके सूरज के नीचे शांत जल दिखाई देने लगा। जहाज घायल था, पाल फटे हुए, बीमें चटक चुकी थी, पर वो अभी भी तैर रहा था। लोग थके हारे खड़े थे, केवल साहस और प्रयास के बल पर जीवित। कप्तान ने अरिण को नए नजरों से देखा। उसने पहले भी भय देखा था, पर उसने दृढ़ निश्चय भी देखा था। उस दिन के बाद अरिण केवल एक यात्री नहीं रहा, वो समुद्र का भरोसेमंद आदमी बन गया।
खुले समुद्र पर कई दिनों बाद जहाज को एक दूरस्थ द्वीप दिखाई दिया, जो पानी से ऊपर उठता हुआ अंधकारमय और मौन था। जैसे जैसे वे पास आए, नाविकों ने देखा कि जमीन जली हुई मिट्टी की तरह काली थी और हवा में धुएं की तीखी गंध थी। लंबे मुड़े हुए गलों वाले अजीब पक्षी तट पर धीरे धीरे चलते हुए लोगों को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। घने पेड़ों से ढकी जमीन पर भारी फल लटक रहे थे, हर एक लौकी से भी बड़ा और अजीब रंगों में चमक रहे थे। द्वीप को सुरक्षित समझकर दल ताज़ा पानी और भोजन जुटाने के लिए उतरा। उन्होंने पेड़ों से फल तोड़े और टोकरियां भरी, ठोस जमीन पर फिर से खड़े होने के लिए आभारी होकर। पर अरिण को बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके पैरों के नीचे जमीन गर्म लग रही थी और कभी कभी वो हल्के से कांपती, जैसे कोई बेचैन जीव। धुएं की गंध सूर्य चढ़ने के साथ और तेज हो गई। बचपन में सुनी कहानियां उसके मन में लौट आईं, ऐसे द्वीपों की कहानियां जिनके हृदय में आग छिपी होती है। अरिण ने आवाज उठाई और नाविकों से तुरंत निकल जाने को कहा। कुछ लोग हंसे, तभी जमीन जोर से कांप उठी। पहाड़ियों से गहरी गर्जना गूंजी और उनके सामने धरती फट गई। आग और घना धुआं आकाश में फूट पड़ा और जलते पत्थर हवा में उड़ने लगे। भय ने सबको जकड़ लिया। टोकरियां गिराकर वे तट की ओर दौड़े और नाव को पानी में ढकेल दिया। वे जहाज तक पहुंचे ही थे कि द्वीप टूटने लगा। उनके पीछे जलता हुआ पर्वत ढह गया और भयानक गर्जना के साथ समुद्र में समा गया। नाविक चुपचाप खड़े रहे, ये जानते हुए कि वे केवल कुछ क्षणों के अंतर से मृत्यु से बचे हैं। कई सप्ताह बाद शांत समुद्रों को पार कर जहाज एक महान विदेशी बंदरगाह पहुंचा। ऊंची पत्थर की इमारतें बंदरगाह के किनारे खड़ी थीं और अनेक देशों के जहाज पानी को भर रहे थे। वहां के लोग ऐसी भाषा बोलते थे जिसे अरिण समझ नहीं सकता था, और उनके वस्त्र और रीति रिवाज उसके लिए बिल्कुल नए थे। बाजार समृद्धि से भरे थे। कटोरियों में ढेरों सोने के सिक्के, बहते पानी जैसे मुलायम रेशमी कपड़े और कांच की मनके जो धूप में रत्नों की तरह चमकते थे। सावधानी और धैर्य के साथ अरिण ने व्यापार शुरू किया। उसने अपना सूती कपड़ा, मसाले और मिट्टी के दिए पेश किए, और उसके आश्चर्य के लिए उन्हें रुचि और सम्मान मिला। निष्पक्ष सौदों और सतर्क दृष्टि से उसने इतनी संपत्ति कमाई जितनी उसने सपने में भी नहीं सोची थी। फिर भी सफलता ने उसे नहीं बदला। वो नम्र ही रहा, बोलने से ज्यादा सुनना चुनता, लोगों के सौदे तरीके और जीवन को ध्यान से देखता। इस तरह अरिण ने न केवल धन कमाया, बल्कि दूर दराज की धरती और दुनिया के अनेक रास्तों का ज्ञान भी पाया। घर लौटते लंबे सफर में जब जहाज सामान और उम्मीदों से भरा था, समुद्र से एक बार फिर खतरा उठा। क्षितिज पर काले साए दिखाई दिए, तेज जहाज जो पानी को चीरते हुए बढ़ रहे थे। वे समुद्री डाकू थे। जल्द ही उनकी चीखें लहरों पर गूंज उठीं और तीरों की बौछार हवा में भर गई, जो डेक पर लगी और पालों को फाड़ने लगी। भय फैल गया, पर भागने का समय नहीं था। अरिण नाविकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। उसके पास तलवार नहीं थी, फिर भी उसने जो हाथ लगा उससे लड़ाई की। चप्पू उठाए, रस्सियां घुमाई और टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े चढ़ने की कोशिश कर रहे हमलावरों पर फेंके। जब जहाज को चोट लगी और उसमें पानी भरने लगा, तब भी अरिण शांत रहा। उसने कप्तान की मदद की और जहाज को खतरनाक संकरे प्रवाल क्षेत्र की ओर मोड़ दिया, जिसे केवल कुशल नाविक जानते थे। समुद्र उफन रहा था और चट्टानें पानी से नुकीली होकर उठ रही थीं, पर अरिण लहरों को ध्यान से देखता रहा और चेतावनियां देता रहा। समुद्री डाकू अपने जहाजों को जोखिम में डालने को तैयार नहीं हुए और लौट गए। एक बार फिर साहस और बुद्धिमत्ता ने सबको सुरक्षित पहुंचा दिया। कई महीनों बाद अरिण के गांव की जानी पहचानी तटरेखा आखिरकार दिखाई दी। वो उस जमीन पर उतरा जिसे वो कभी छोड़कर गया था। हर लहर और हर कठिनाई से बदला हुआ। वो इतना धन लेकर लौटा कि आराम से जी सके, ऐसी कहानियां लेकर लौटा जो शामों को आश्चर्य से भर देती थीं, और ऐसी शांत शक्ति लेकर लौटा जो उसकी आंखों और चाल में झलकती थी। उसने अपना घर फिर से बनाया, अपने परिवार का सहारा बना और जरूरत के समय अपने पड़ोसियों की मदद की। अब गांव वाले उसे केवल कुम्हार का बेटा नहीं मानते थे, वे उसे ऐसे व्यापारी के रूप में जानते थे जिसने अनजाने समुद्रों को पार किया और भय से मुंह नहीं मोड़ा। फिर भी अरिण स्वयं सरल ही रहा। शांत शामों में वो आज भी तट पर टहलने जाता और जहाजों को दूर जाते हुए देखता, और जैसे जैसे पाल क्षितिज में ओझल हो जाते वो मुस्कुराता, ये जानते हुए कि समुद्र अनंत है और कहीं न कहीं उसके परे एक और कहानी जन्म ले रही है।